तरह से कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पूरे ये नशा फैल रहा है, किस किस तरीके का नशा यूज़ कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान नस्ल किस तरह से इस लानत का शिकार हो रही है, हमारे साथ मौजूद हैं इस पे बात करने के लिए। एडवोकेट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी महारत हासिल की है, इन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम भी बहुत किया है। राना आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? जी, जी, ठीक-ठाक हैं। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो नशे का रुझान है वो 79 में जब हम अफ़गान जिहाद में गए तो वहाँ से जो कल्चरल डिफ्यूजन हुआ तो उसमें असला और ये जो मनशियात है ये पाकिस्तान की सकाफ़त में भी इसने बड़ा किरदार अदा करना शुरू कर दिया। उसके साथ-साथ जो कबायली माशरा है पाकिस्तान का, उन कबायली इलाकों में भी एक अरसा दराज से जो है मनशियात और ये असले का जो कारोबार है ये उनका ज़रिया माश था, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, तो ये भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर बना। इसके साथ साथ आप देखें कि जब अफ़गानिस्तान में जो इंसर्जेंसी रही वहाँ जो पॉपी की काश्त जो है उसने उनका वो इसको कारोबार समझते थे और उन्होंने इस कारोबार को बढ़ाया और ये फिर पाकिस्तान के बॉर्डर क्योंकि खुला हुआ था उस टाइम और अफ़गान जिहाद जारी था, तो उसके तहत ये जो मनशियात की इकॉनमी है इसको जब पैटर्नाइज़ किया गया तो इसकी वजह से जो है एक पॉलिटिकल इकनॉमिक फैक्टर भी इसके अंदर शामिल हुआ। आज अगर हम सूरत हाल देखें तो आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है नौजवान नस्ल जो है आइस के नशे में तबाह होती नज़र आ रही है। उसके नित नए तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे ऑनलाइन जब से ये आपने देखा है ऑनलाइन जो कंपनियाँ आई, डिलीवरी का सिस्टम आया, तो इसमें तो पैकेट में कोई भी चीज़ रख के फूड के साथ या किसी भी आइटम के साथ, ग्रॉसरी आइटम के साथ ये चीज़ अब उनको और सहूलत होगी। पहले तो कराची में जो 60 के करीब बड़े मनशियात के अड्डे हैं वहाँ तक स्टूडेंट्स वगैरह जाते थे, लेकिन आज उनकी यूनिवर्सिटियों में डिलीवरी सिस्टम के तहत ये चीज़ पहुँचना शुरू हो गई। चर्च का तो एक था, लेकिन मैंने अब जिस तरीके से आपने मतलब स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, लेकिन मैंने भी देखा आइस के नशे में हद से ज़्यादा जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो बड़े इस चीज़ के अंदर पड़ गए हैं। क्या वजूहत नज़र आती है, नौजवान खास तौर पे? जी, इसमें आप देखें पाकिस्तान में बड़े-बड़े जो केस हुए, नूर मुकद्दम का कत्ल हो या इसके अलावा भी जो आजकल स्नैचिंग हो रही है, अभी गुज़िश्ता 6 महीनों में 65 नौजवान कराची के जो कत्ल हुए हैं, वो स्ट्रीट क्राइम में कत्ल हुए हैं। अगर स्ट्रीट क्राइम के पीछे भी जाएँ, तो उसमें बड़ी वजह आइस का नशा होता है, क्योंकि जब वो आइस का नशा करके निकलते हैं, तो वो ना किसी को देखते हैं कौन है, और वो सबसे आसान तरीका है मोबाइल और नकदी और ज़ेवर छीन कर, और अगर वो शख्स उसमें ज़रा सी भी मुज़ाहमत करता है, तो उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो कराची में सबसे बड़ा जो ये नशा है, ये कंट्रीब्यूटरी फैक्ट्री बन रहा है स्ट्रीट क्राइम की। खा वो कारों की चोरी हो, खा वो आप देख लें कि मोटरसाइकिल की चोरी हो, या इसके साथ साथ प्रोस्टिट्यूशन में अगर आप देखें तो कराची में एक अंदाजे के मुताबिक 70,000 से ज़्यादा जो ख़वातीन हैं या जो मर्द हैं जो लोग जिस्म बेचते हैं, उनके में किसी न किसी तौर पर किसी न किसी हद तक किसी न किसी मनशियात का पहलू जो है वो उनके इस जो उनकी हिस्स होती है, सेंसेशन को ख़त्म कर देता है। और ये चीज़ें इंतहाई डेंजरस उस वक़्त हो जाती हैं कि जब इसके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। अभी हाल ही में जो एसएसपी साउथ हैं साजिद सदुदई साहब ने जो 8 में से 5 गैंग जो हैं ब्रस्ट की हैं, कि जो पूरा एक आपको पता है खातून और मर्द और सब मिलकर ये पार्टीज़ वगैरह में जो सप्लाई कर रहे थे ड्रग्स। लेकिन बाकी एसएसपी मैं समझता हूँ कराची के 7 अज़ला हैं, उनको भी इनकी तकलीद करनी चाहिए कि वो इस चीज़ को ना सिर्फ ख़त्म करे, इस तरह एंटी नारकोटिक फोर्स का बड़ा रोल होना चाहिए। फोर्सेज हैं जिसके ऊपर काम कर रही हैं अगर ड्रग्स के ऊपर? मैं समझता हूँ देखिए एंटी नारकोटिक फोर्स है, एक्साइज़ है, कस्टम है, पुलिस है, इन सब का किसी न किसी हद तक तो रोल ज़रूर है। एक ज़माने में शिकायत होती थी कि इसके कोर्ट्स बहुत कम हैं, 2 ही जज हुआ करते थे, वैस साहब और ऊपर, तो ये मगर अब वो शिकायत भी दूर हो गई है। और थोड़ा सा प्रोसिक्यूशन को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन में इतनी ज़्यादा करप्शन है कि जिसकी वजह से मुल्ज़मान को सज़ा नहीं हो पाती। मुकदमात तो 10-10 साल ज़रूर चलते हैं, लेकिन जब सज़ा का खौफ ख़त्म हो जाता है तो फिर बाहर आकर जेल से, और जेल के अंदर भी एक मनशियात का एक बड़ा नेटवर्क मौजूद है कि जहाँ जो बाज़ार में कीमत अगर 120 रुपये है जिस राड की, तो वहाँ पे वो 1020 की हो जाती है। अच्छा। लेकिन मनशियात का निज़ाम भी वहाँ पर मौजूद है, जिसको आईजी जेल खाना जात को चाहिए कि वो इसको क्रैकडाउन से करे, ताकि हमें वहाँ पूरी जो एक बैरक्स है वो जो नशेई लोगों की है, या उस बैरक्स के अंदर भी रिहैब सेंटर की चलाने की ज़रूरत है। और कुछ उन्होंने किया भी, आपने देखा आर्ट्स गैलरी वगैरह थोड़े बहुत इनिशिएटिव भी हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी हैं। आज पाकिस्तान की नस्ल को दहशतगर्दी के बाद जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो मनशियात का ख़तरा है, कि मनशियात से
हमारी नौजवान नस्ल जो है तबाह हो रही है। और आइस वो चीज़ है कि जो किडनी को ख़त्म कर देती है, जो आस्ता आस्ता आपको, जो बंदा दूसरे नशों में, और अगर उसको कोई 5 साल 10 साल की ज़िंदगी मिलती है तो ये सालों में 3 साल में इंसान की ज़िंदगी ख़त्म करती है। और आइस का बढ़ता हुआ नशा है, ख़वातीन में ख़ास तौर पे लड़कियों में जो बढ़ता हुआ नशा है, वो हमारे लिए एक अलार्म बजा रहा है कि हमारे माँ बाप जिन मन्नतों मुरादों से अपने औलाद मांगते हैं, फिर उनकी पढ़ाई के लिए जद्दोजहद करते हैं, फिर अपना पेट काट के भूखे रह के उनकी यूनिवर्सिटियों की फ़ीस भरते हैं, अगर वो आखिर में मनशियात के आदी बन जाती हैं बच्चियाँ, तो मैं समझता हूँ ये हमारे सब के लिए लम्हा फ़िक्री है और इसके लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और तमाम इसमें चाहिए कि जो साइबर क्राइम सेल है FIA का, वो अगर मदद करता है और हमारे हसास इदारे अगर मदद करें पुलिस की और टिप्स दें, तो मैं समझता हूँ कि ये हम उन ग्रुपों को जो ये व्हाट्सएप पे और जो ये मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के समाजी राब्तों की साइट पे इस तरह के घिनौने कारोबार कर रहे हैं, तो इसे क्रैक डाउन किया जा सकता है। इसके अंदर देखें चाइल्ड ट्रैफिकिंग मौजूद है नशे की वजह से। आप देखें एक पूरा माफिया जो दाखिला कराता है यूनिवर्सिटियों में लड़कियों लड़कों का, कि उनकी फ़ीसें भरता है ताकि वो ये मनशियात जो हैं वो यूनिवर्सिटी में बेच सकें। आज से कोई 10 साल पहले एक वाक़या हुआ था कि जहाँ के नसरगोद के एक बंदे ने दाखिला कराया था बच्चे का कॉलेज में, और वो पैसे खा गया था, उसको पेट्रोल का इंजेक्शन लगाया था। जी, प्राइवेट में। तो ये जो पूरा माफिया है, इसको क्रैक डाउन करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के जो कराची यूनिवर्सिटी कैंपस ऑफिसर हैं, इन सबको हरकत में आना होगा और चीज़ों को देखना होगा कि, और लोगों को ख़ासतौर पर स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको जो है वो रैंडमली बच्चों के बैग्स जो चेक करने होंगे कि इनके अंदर अगर मनशियात आ रही है, और छोटे छोटे 8वीं 9वीं के बच्चे, A लेवल के O लेवल के बच्चे जो है अगर इस हमें लग रहे हैं, तो एटलीस्ट हम उन बच्चों को किस तरह चाइल्ड डेलिक्वेंसी से बचा सकते हैं। हम सोशियोलॉजी, क्योंकि मैं सोशियोलॉजिस्ट भी हूँ, पढ़ाई भी मैंने, तो सोशियोलॉजी में हम कहते हैं कि हमने वो फैक्टर जो हैं जो एलिमिनेट करने हैं, वो अवामिल को ख़त्म करना है कि जिन अवामिल की वजह से बच्चा नशे का शिकार हो गया। ख़ासतौर पर माँ बाप जो दोनों वर्किंग वुमेन होती हैं या हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब करते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो अगर हम गुड लिसनर नहीं हैं तो हम अच्छे पेरेंट्स भी नहीं हैं। तो हमें अपने वक्त में से ये जो आजकल बिजली के बिलों का दबाव है, इसकी वजह से, या मुआशी दबाव की वजह से माँ बाप बच्चों को वक्त नहीं दे पाते। जब तक हम अपने बच्चों को वक्त नहीं देंगे, हम उनसे और उनके असातिज़ा के साथ पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं बैठेंगे, और हम उनकी हरकत व सकनात पे नज़र नहीं रखेंगे, क्योंकि एक बच्चा जो नशा करता है तो वो फिर लोगों से आइसोलेट, घर वालों से होना शुरू होता है। वो कोशिश करता है कि वो रात के औकात में अपने दोस्तों के साथ बैठे। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे पता लग जाता है, और फिर बच्चे का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, वज़न गिरना शुरू हो जाता है, फिर उसकी आँखों के नीचे हल्के पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो सारे अलार्मिंग सिग्नल हैं कि जो आपको अलार्म दे रहे हैं कि आपका बच्चा, उसकी पढ़ाई में परफॉर्मेंस गिरना शुरू हो जाती है। उसकी दोस्त अहबाब उस सर्कल में वो बैठना शुरू कर देता है कि जिस सर्कल का घर वालों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो उस सर्कल की जो ख़ासतौर पीयर प्रेशर, यानी बहुत से लोगों से आप बात करेंगे, कहानी सिगरेट से शुरू होती है कि दोस्त पी रहे हैं तो मैं भी पी रहा हूँ, पूछे कोई मज़ा आता है, बोला नहीं मुझे मज़ा तो नहीं आता, मैं दोस्तों की वजह से पी रहा हूँ। फिर उसके बाद भरी हुई सिगरेट आती है, फिर भरी हुई सिगरेट के बाद जो है गोलियों का नशा आता है डांस पार्टीज़ में, फिर उसके बाद आइस। ये सर, ये गोलियों का जो नशा आपने अभी बात करी, ये बड़ा सुनने में आता है, ये भी बहुत ज़्यादा आम हो गया है जी। इसलिए कि घरों में अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा ये तो नशा है, ये क्या किस तरीके का नशा है जो गोलियों के ज़रिए आपको जो यंगेस्ट हमारे जो यूथ है उसको दिया जा रहा है? जी, ये देखें, हमारे यहाँ बदकिस्मती से पाकिस्तान में 1981 के बाद स्पोर्ट्स के ग्राउंडों पे कब्ज़ा होना शुरू हो गया बिल्डर माफिया ने। हमारे यहाँ आउटडोर एक्टिविटी आस्ता आस्ता ख़त्म होना शुरू होगी। फिर मोबाइल के आने की वजह से लोगों का फ़िज़िकल इंटरेक्शन जो है, आपस में गुफ्तगू ख़त्म होगी, और सोशल इंटरेक्शन समाजी राब्तों की साइट पे बढ़ना शुरू हो गया। वहाँ हम एक अनदेखे शख्स के साथ अपना इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, ना जिसको हम ख़ानदान जानते हैं, ना घर जानते हैं, और हमें नहीं मालूम कि उसने अपना फेसबुक का स्टेटस जो है वो रियल रखा है या अनरियल। तो उसकी वजह से ये होगा कि फैमिली में का जो आइसोलेशन शुरू हो गया। गली गली अगर कराची के अंदर, अभी मैं आपको यहाँ पे चौकों पे दिखाता हूँ, पॉटरी पड़े हुए हैं, वहीं से कुछ लोग भी नज़र आते हैं कि जो वहाँ से जो पूरे ख़ानदान वहाँ बैठे होते हैं, सही है, वो जो दे भी रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे ये काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि जो ऑनलाइन स्कूल बैग में सप्लाई हो रही है, स्कूल बैग में। पुलिस क्या कर रही है सर? पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है इन लोगों को? देखिए, पुलिस का इंस्टीट्यूशन हमारा इस कदर दबू हाली का शिकार है बदकिस्मती से, कि अगर हम कराची में ना नशा बनता है, ना कराची में कोई नशे की फैक्ट्री है, कायदा कोई GIT तर्ज की कोई विजिलेंस टीम हो,
कि जो जिसकी मॉनिटरिंग भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि सही है। विजिलेंस टीम भी बाद दफ़ा मैक्सिको में हमने देखा कि मैक्सिको में जब ड्रग लॉर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए टीम बनाई तो वो टीम ही करप्ट हो गई, अच्छा। जो मैक्सिको की मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। और इसी तरह जो न्यूयॉर्क के वो एरिए कि जहाँ पर वायलेंस बहुत है, अटलांटा वगैरह, तो वहाँ ये चीज़ें लर्न की। मैं खुद भी जब मेरी फेलोशिप थी मैं यूएस गया तो मैंने वहाँ पढ़ा भी। तो ये चीज़ें तभी कंट्रोल होंगी जब शफाफियत होगी, जब मॉनिटरिंग होगी और जब विजिलेंस होगी। सर एक बात पूछ रहा हूँ, इनके ऊपर कोई टास्क फोर्स है ऐसी जो इसके ऊपर काम करती है? क्योंकि पुलिस वाले तो बोलते हैं भाई अगर आप नॉर्मली पूछे उनको ले आके थाने में बंद करते हैं, वो वहाँ पर फिर छोड़ देते हैं, अंदर बंद भी नहीं करते पुलिस तो ज़्यादातर जो हेरोइन या नशा करते हैं उनका एक लेटर बना दिया, रीडी सेंटर उनको नूरियाबाद भेज देते हैं, वहाँ से वो 10-15 दिन बाद आपको पता है फिर भागते हुए आ जाते हैं। हैं। तो ये कोई हल नहीं है। हल नहीं है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो सिंध हुकूमत है वो अगर करोड़ों रुपया जो है वो NGOs को दे रही है तो क्यों नहीं अपना एक रिहैब सेंटर सिंध हुकूमत बनाती, जो कि मैं समझता हूँ कि वज़ीर जो एक्साइज के मिनिस्टर हैं उनकी सरबराही में वो रिहैब सेंटर चले और कम से कम 4 से 5 हज़ार अफराद की रिहेबिलिटेशन का वो सेंटर हो। खा वो लांडी जेल से आगे जगह जो पड़ी है गवर्नमेंट की और 100-150 बिल्डिंगें खाली पड़नी हैं आपको, वहाँ पर बनाए। जब तक हुकूमत इसमें नहीं आगे आएगी, छोटी छोटी NGOs जो हैं ये तो आटे में नमक के बराबर हैं। हज़ारों माँ बाप माँओं को नींद नहीं आती रात को, वो अपने बच्चे का इलाज कराना चाहती हैं। जब उनकी लाश घर पे आती है, एम्बुलेंस आती है, तो वो समझें वो लाश उनकी बच्चे की नहीं होती, उस पूरे ख़ानदान की लाश होती है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ थोड़ा सा रखना पड़ेगा, और क्योंकि दर्द दिल रखने वाले लोग कराची में बहुत ज़्यादा हैं। ड्रग्स का नशा किया था तो 2 दम ने यानी कि ज़िंदगी बिल्कुल तबाह करके रख दी। सिंपल स्मोकिंग करते थे, फिर वो एक मरतबा फ्रेंड क्रिस्टाल पी रहा था, उसने बोला ट्राई करके देख लो। मेरे दिल का टुकड़ा है, ये टुकड़ा मैं नहीं देख सकती उस बच्चे को, मैं नहीं देख सकती बेटा। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन कराम, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से नशे के आदी अफराद वो जगह जगहों पे आपको कराची में नज़र आते हैं। लेकिन अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुलिस की जानिब से एक कायम किया गया रिहेबिलिटेशन सेंटर है, मेरे आप कब में देख सकते हैं। वेलकम टू सनशाइन रिहेबिलिटेशन सेंटर है। IG सिंध जो है गुलाम नबी मेमन साहब, उनकी जानिब से जो है वो ये उनकी काविशों से एक नहीं तकरीबन 4 से 5 जो है वो कराची के अंदर ये रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है बना दिए गए। यहाँ पर बहुत सारे मरीज़ भी मौजूद हैं, किस तरीके से उनका इलाज किया जाता है, क्या मामला हैं यहाँ पर, किस तरीके के मरीज़ किस तरह से इस लत में पड़े हैं, इनसे ज़रा बात भी करेंगे और बहुत सारे अहम हक़ाइक़ भी आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो कि इस लत में पड़ गए थे, लेकिन अभी इनका यहाँ पर इलाज भी चल रहा है। इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? सैयद अनवार हुसैन। अनवार भाई, ये बताएं कि किस तरह से इस लत में पड़े और उससे पहले क्या करते थे? असल में मैं जॉब करता था, बहुत अच्छी लाइफ थी माशाल्लाह, शादीशुदा हूँ, 4 बच्चे हैं मेरे, माशाल्लाह। 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं खूबसूरत से, और बड़ी प्यारी लाइफ थी। बस नशे में ये लॉकडाउन के बाद से जो है मैं थोड़ी सी यानी वो आई टेंशन है, तो टेंशनों को अपनी यानी जहन से रिलीज़ करने के लिए दोस्त के साथ यानी अपने दोस्त को समझाने के चक्कर में मैं इस नशे में लग गया। उसको समझा रहे थे लेकिन उसने समझा दिया मुझे। उसने समझा दिया, आग बुझा रहा था, आग ने मुझे जला दिया। तो वो 2 दम जो ऐसे लगाए तो मतलब ऐसा हुआ कि अपने दिमाग हीरोइन ड्रग्स का नशा किया था, तो 2 दम ने यानी कि ज़िंदगी बिल्कुल तबाह करके रख दी। उसने ऐसी तबाह करी कि आज यहाँ पे मेरा तकरीबन दूसरा इलाज है। तो पहले इलाज में भी यानी कि मैं रिकवर हो गया था, 8 महीने तक रिकवरी में था। असल में इस नशे के अंदर हमारे 4 पहलू होते हैं, चारों पहलू बिल्कुल मुतासिर हो जाते हैं, ज़हनी, रूहानी, माशरती और जिस्मानी। तो सेंटर में रहते हुए हमारे 3 पहलू बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन माशरा हमारे को कबूल करने से जो है ना बहुत, उसके लिए हमें सख्त मेहनत करने की ज़रूरत होती है। बाहर जाते हैं तो क्या फेस करना पड़ता है? मतलब माशरे का जब इतनी जल्दी वो यकीन नहीं कर पाते, अपने घर वाले भी होते हैं, मोहल्ले वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, तो उनको समझाने यानी अब एक तरीके से मैं जैसे रिकवरी में था, बाइक पे अपने काम नौकरी ढूंढने के लिए कहीं गया, वापसी आया तो धूल मिट्टी से मेरी आंखें लाल हो रही, तो मेरे अपने घर वाले ही मुझे कहने लगे कि यार आज नशा करके आया। तो दोबारा यानी कि गुस्से के अंदर आ गए कि मैं दोबारा यार अभी मैं करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा अपना गलत है। अब मैं अपना सबसे पहले इसी पे काम कर रहा हूँ, माशरती पहले, क्योंकि जिस्मानी भी सही हो जाता है, नमाज़ पढ़ते हैं, रूहानी अल्लाह पाक से भी हमारा बिल्कुल बेहतरीन हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप यहाँ पर जो है वो मोटिवेशन करते हैं जी। जितने भी मरीज़ हैं यहाँ जी। पर आते हैं, लेकिन पहले आप खुद भी यहाँ पर जी, थे? पहले ख़ुद भी यहाँ पर था। सबसे पहला मेरा रमज़ान में यहाँ पर पीरियड गुजरा, जब मैं मतलब नशा कर रहा था उस टाइम।
कौन सा नशा क्रिस्टल और आइस का नशा जब मैं क्रिस्टल कर और रहा था जी। कैसे पड़े इस चक्कर में? बस फ़न में फ्रेंड्स के साथ बैठ के, जैसे एक दिन बैठे हुए बोला ये पहले मतलब सिंपल स्मोकिंग करते थे, फिर वो एक मरतबा फ्रेंड क्रिस्टल पी रहा था, उसने बोला ट्राई करके देख लो। पहली मरतबा तो ट्राई नहीं किया, देन फिर मैंने कहा कि चलो ट्राई कर लेते हैं। तो ट्राई किया, ट्राई में इसमें लग गए। फिर ये कि कुछ सेंटर्स फिर घर वालों को पता लगा, वो काफ़ी परेशान हुए, घर में प्रॉब्लम्स, लड़ाइयाँ, जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जॉब की प्रॉब्लम हो रही थी। जॉब कर रहे थे एक्चुअली जी आई वर्क फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स इस्लामाबाद। Okay, 6 मंथ्स yeah. कराची में और 6 मंथ्स में इस्लामाबाद में होता हूँ। सो फिर ऐसा हुआ कि फिर घर वालों को सेंटर्स वगैरह का भी, मैं ज़ियाउद्दीन में एडमिट हुआ, वो मेरे पैनल पे था, बट वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। वो मुझे साइको समझ रहे थे, बट जब मुझे डॉक्टर ने इंटरव्यू लिया, जैसे आप ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नॉट अ साइको पेशेंट, ही इज़ एडिक्ट पेशेंट। सो फिर इस सेंटर को चूज़ किया। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर विल पावर पे नशा छुड़वाया जाता है, मतलब नो मेडिसिन। सही है। Just अच्छा, बहुत सारी नमाज- जगहों पे मेडिसिन इतनी मेडिसिन, मतलब लास्ट 1 मंथ जब मैं यहाँ, अभी मुझे तकरीबन एटलीस्ट यहाँ पर 10 डेज़ हो गए। 10 डेज़ से पहले मुझे मेरी फैमिली ने एक जगह एडमिट करवाया जस्ट फॉर मतलब 3 to 4 डेज़। तो वहाँ से मैं डिस्चार्ज हो गया, बिकॉज वहाँ पर मुझे 15 मेडिसिन पर डे की दी जा रही थी, और मैं टोटली मतलब मेरी आइज़ हमेशा बंद रहती थी। जब मुझसे मेरी फैमिली मिलने आए तो मेरी फैमिली ने कहा कि क्या ये अभी भी नशे में ही है? तो वो परेशान अच्छा। होकर डॉक्टर बोला नहीं नशे में नहीं। तो बोला आपने उनको कौन सी मेडिसिन दी हुई है? सो फिर मैंने यहाँ से इलाज करवाया, तो मेरी फैमिली ने कहा कि आप दोबारा यहीं पर ही चूज़ करें। सो मैं यहाँ पर आया, यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, यहाँ के ऑनर भी अच्छे हैं, इदारा बहुत अच्छा है, यहाँ के बहुत कोऑपरेटिव सब। अच्छा, मतलब आपने बोला अभी भी आप स्टिल जॉब भी करते हो, बाहर भी चले जाते हो? मतलब अंदर? नहीं, बाहर नहीं अभी तो- जाता, अभी मेरी जॉब की छुट्टियाँ ली हुई हैं मैंने, ओके फॉर माई ओके, ट्रीटमेंट। आप टोटल ट्रीटमेंट के लिए हैं। टोटल सही है, ट्रीटमेंट सही के लिए। है, तो हाँ, उसमें ये कि जैसे बैरिक्स होते हैं, जैसे हमारा डिटॉक्स वार्ड होता है, डिटॉक्स वार्ड का मैं इंचार्ज हूँ। मेरे अंडर 24 पेशेंट्स हैं, ठीक है। आज भी 4 न्यू तो पेशेंट्स क्या कर रहे होते हैं आप उनको? क्या पेशेंट्स को मोटिवेट करते हैं, उनको मतलब जैसे कि आप कौन सा नशा करते थे, कब लास्ट टाइम किया, फिर उनको समझाते हैं कि वो बहुत स्टक हुए होते हैं, फैमिली की तरफ से परेशान होते हैं, अपनी फैमिली को अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं कि हमारी फैमिली ने हमारे साथ अच्छा यहाँ नहीं पर किया, कर दिया। बेटर नहीं किया, हमें बेहतर नहीं किया, तुम हम लोग को खाना सही नहीं दे रहे, तुम हमारे साथ ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, यूँ नहीं कर रहे। सो हम उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, हम भी पहले आपकी तरह ही थे, हम भी पहले आपकी तरह तो बहुत स्ट्रक थे, हमारा माइंड बहुत स्ट्रक था, हमें हर सब कुछ बुरा लग रहा था। मगर आफ्टर 10 डेज़ 20 डेज़ 15 डेज़ के बाद जब वो एक शॉक से निकलते हैं, जो उनके मेंटल लेवल में जो नशा जो भरा होता है वो निकलते हैं, तो वो दे इज़ फाइन। तो अभी भी जैसे हमारे पास कुछ पेशेंट्स आए, वो बहुत परेशान थे, जैसे किसी की मदर की डेथ हो गई, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। 15 to 20 डेज़ हो गए उसकी मदर को इंतकाल हुए, बट नॉट श्योर कि उसको मदर की याद आ रही थी, ही इज़ नीड फॉर एडिक्ट। बहाना कह सकते हैं कि बहाना कर जब मैंने उसे सच कहा कि आपको क्या नशा चाहिए, मैं भी आपको बाहर मैंने कल उनसे कहा कि मैं आपको बाहर लेकर चलता हूँ, मैं आपको नशा कराता हूँ, टोटली फाइन हो जाओगे। हाँ, तो ही ब्लेम्ड मी, ये अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की उसने मुझे, नहीं आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कहा अभी चलते हैं बाहर, मैं तुम्हें 300 350 का नशा करवाऊँगा, तुम बिल्कुल फ़ाइन हो जाओगे, तुम्हें तुम्हारी माँ की याद भी नहीं आएगी। तो उसने कहा नहीं यार, ये कैसी बातें कर रहे हो आप फात भाई, इस तरह नहीं होता आगे पीछे। सो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह का खैरियत? शुक्र, ठीक। रिकवर हो गए? पहले से तो बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा दिन भी नहीं हुए मुझे अपने व्हील पावर पे, मैं यहाँ सेट हुआ हूँ। नाम क्या आपका, पहले बताएं। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है। ताहिर भाई, कैसे पड़े इस चक्कर में और कौन सा नशा कर रहे थे? बेसिकली मैं जो है वो आइस के एडिक्शन में फंस गया था, कि जब मैं यहाँ पर आया था अपनी छुट्टियाँ गुजारने के बाद। कहाँ से? मैं बेसिकली मेरी जॉब दुबई में थी, दुबई कर में रहे थे जो वो? वहाँ मैं रेस्टोरेंट में था। अच्छा। तो वहाँ पर एक एक्सीडेंट की वजह से जो है, एक प्रॉब्लम की वजह से मेरा ये जॉइंट हिप डैमेज हो गया, तो मुझे वापस आना पड़ा अनफिट होने की वजह से। तो अपने पुराने फ्रेंड्स में जब मैं गया तो उनको मैंने इस एडिक्शन में देखा, तो बजाय उनसे दूर होने के तो उनके साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व हुआ। तो इन्वॉल्व होने के बाद बहुत ज़्यादा जो है इसकी मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड से इसका यूज़ करना शुरू आइस? कर दिया आइस का। शादीशुदा हैं आप? नहीं, शादीशुदा नहीं हूँ, सिंगल हूँ। भाई ये समझ लीजिए कि 82 kg वेट से मैं 40 kg वेट पर आया हूँ, उसको यूज़ अच्छा। करते हुए लिटरली विद इन 8 मंथ्स, 8 महीनों के अंदर 82 kg वेट था मेरा, और 40 kg वेट पर मैं यहाँ एडमिट हुआ हूँ। तो इस कदर मैंने आइस यूज़ किया है। और मुझसे पहले जो भाई एक बात कह के गए कि यहाँ आने के बाद अम्मी बाबा याद आते हैं, और 3-3 4-4 दिन तक जो घर से बाहर रहे हैं, कोई खैर खबर नहीं है घर वालों की, तो मैं इनकी बात से मुत्तफ़िक हूँ। मुझे भी अभी याद आते हैं, लेकिन वही बात है ना, नशा उतरने के, देखें एक चीज़ सर से उतरने के बाद ही महसूस होती है कि नहीं मेरे अपने भी मौजूद हैं, बिल्कुल। और उन्होंने जिंदगी कोऑपरेटिव है, किया अभी है, जिंदगी है, रोशनी और है। उन्हीं के कोऑपरेटिव की वजह से देखिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ अपने व्हील पावर पे। आज मुझे 14 दिन है और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा हूँ। 14 दिन है आज। मुझे 14 दिन है, मुझे किसी किस्म का कोई पेन नहीं है और मैं कोई पूछ रहा हूँ कि एडिक्शन नहीं ये है। जो एडिक्शन होती है, क्रेविंग जब हो रही होती है, जब चाहिए होती है, उस वक्त क्या कंडीशन होती है, क्या हालत होती है?
अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम का ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये बहुत ख़राब चीज़ है। हाँ। ये इतनी ख़राब चीज़ है कि ये आपको अपने भाई से या आपकी फैमिली से भी दूर कर सकती है, और इसके अलावा अगर आप जान लेने देने की बात करो तो ये पीछे नहीं हटेगी। भले अपनी फैमिली पे भी अटैक कर सकता है बंदा। अपना लाजिम अटैक होश ही कर नहीं सकता होगा, है, हाँ। बिल्कुल। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपका गुस्सा जो है वो इंतहाई ज़्यादा हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है हमेशा इसमें, कि आपको कोई बात समझा रहा होगा घर वाला तो आपको बुरा लग रहा होगा, आपके भाई आपको बुरे लग रहे होंगे, आपके साथ बैठने वाले आपको बुरे लग रहे होंगे, आपको वही लोग अच्छे लग रहे होंगे जिनके पास ये चीज़ मौजूद होगी, हाँ। जो आपको ये चीज़ यूज़ करवा रहे होंगे। लिटरली होता ये है कि शुरुआत के अंदर आपके ही एक फ्रेंड जो है वो आपको यूजिंग करवाते हैं अपने पास से, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, देखते हैं कि आप एडिक्शन में आ गए हो, तो उसके बाद फिर वो यही चीज़ आपसे कहते हैं करने अच्छा, को। इस चीज़ के अंदर जिस तरीके से आपने बोला, ये जहन बिल्कुल आउट हो जाता है, सही है। फिर हम यही देखते हैं कि जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं बाहर रोडों पे कि भाई सरिये भी काट के ले आते हैं, और वो पोल्स वगैरह के ऊपर चढ़ के इतनी एडिक्शन भी होती है कि बस यार मुझे कहीं से लोहा मिल जाए, सरिया भेज दे और भेज देते हैं। लेकिन भाई, वो अच्छा, तो एक चीज़ ये हो जाती है कि मतलब ज़ाहिर सी बात है, जहन में वो चीज़ ही नहीं होती, तो बंदा किस हद तक जा सकता है? मैंने देखें आपको इन शॉर्ट ये बता किसी दिया, की जान भी ले सकता है। जान लेने देने तक मैंने आपको बता दिया, और क्योंकि ये मेरा एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है हाँ। इलाज में भी, ट्रीटमेंट में कैफियत भी। क्या होती है जब कैफियत इसकी अजीब सी बिल्कुल, आइस की तो कैफियत मैंने यही देखी है, इसके अलावा तो क्रिस्टल यूज़ करने वाले भी, उनको भी मैंने देखा है बेसिकली। तो आप सही कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ें नहीं मिले बेचने में लगे रहते हैं। बेसिकली मेरी जो ये कंडीशन थी ऐसी थी कि मेरे पास इस वक्त इतनी सेविंग थी कि मैं इसको यूज़ करता रहा, लेकिन बजाय इसकी भी मैंने घर से भी बहुत पैसे लिए हैं। सही है। ठीक है, अपनी अम्मी को तंग करना, भाइयों को तंग हाँ। करना, पैसे लिए इस चीज़ की, क्योंकि ये चीज़ महंगी भी मिलती है। क्या यूज़ कितने किया है। की क्रिस्टल और ये आइस जो बता रहे हैं आप, क्रिस्टल क्या- आइस मेरे हिसाब से मैं जो एक आइस लेता था, एक टाइम का डोज जो है मेरा 500 का आता कहाँ था। से मिलता था ये? आपको जगहें मालूम होगी, गोली मार है और दूसरे साइट एरियाज इजी हैं। इजी एक्सेस है। ईजी एक्सेस, बहुत ज़्यादा ईजी एक्सेस बना दिया गया है, वरना इससे पहले मेरे आने से पहले, जाने से पहले जब मैं हाँ। गया था, तब ये सब चीज़ें इतनी प्रॉपर नहीं थी यहाँ पे, इतनी आम नहीं थी, इतनी नहीं चलती थी। हाँ। लेकिन यहाँ आने के बाद जब देखा गया तो ये चीज़ें इतनी ईजी हैं कि आज कॉलेज और स्कूल के बच्चे भी मैं देख रहा हूँ अपने सामने, मैंने हाँ। देखे हैं जो यूज़ करने के लिए मांगते हैं। कामरान शाह नाम है। कामरान शाह नाम अच्छा है यार आपका। अच्छा, ये बताएं कि कौन सा नशा कर रहे हो? मैं आइस का पहले चरस पीता था, फिर क्रिस्टाल, फिर आइस। क्रिस्टल फिर आइस। क्या एज क्या है आपकी? मेरी 49। 49। माशाल्लाह, शादीशुदा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे? एक बेटा 17 साल का। एक बेटा है 17 साल। जी। अच्छा, ये नशा कब शुरू किया आपने? नशा मैंने 92 में जब कॉलेज में कदम रखा था, तो जब वहाँ एक यार दोस्त बना था तो वो हॉस्टल में रहता था, तो उसके साथ मैं भी हॉस्टल में जाता था। वहाँ लड़के कुछ थे जो चरस पीते थे, उनके साथ फिर मैं चरस पीने लग सबसे गया। पहले चरस पे लगे। जी चरस पे लगा। और ये आइस कब शुरू करी? ये आइस और क्रिस्टाल मैंने 2008 में शुरू करी 2008 के जी। अंदर शुरू करी है। कैसे शुरू करी? थी। ये वक्त घर से थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, तो साथ मेरा एक दोस्त था, जिम्मेदार था, जड़ों वाले के अंदर परचून की दुकान की हुई थी मैंने, तो उसके बैठक में जाके मैं चरस पीता था, वो हीरोइन पीता था। मैंने कभी नहीं पिया, लेकिन उस दिन घर वालों से झगड़ा हो गया था, तो उनको मैंने बोला यार मुझे भी एकदम लगवाओ, तो उन्होंने मुझे कहा आज शाह जी बैठ जाओ आप भी, तो मैं उनके साथ बैठ गया, तो बस वो उन्होंने वो पन्नी मेरे को लगवाई है, बस उसके बाद आज तक नहीं छूटी। रिग्रेट होता है जितना मैं आपने किया, आपकी फैमिली भी होती है, फैमिलीज के ऊपर फिर एक होता पछतावा होता है, अगर मैं बोलना चाहूँ। हाँ जी, पछतावा तो होता है, जाहिर बात कितना है। टाइम हो गया यहाँ पर आपको? मेरे को 65 डेज हो गए। 65 डेज हो गए। डेज यहाँ पर मैंने देखा सबको याद है। घर जाने की तो सबको ही होती है ना, कैद तो फिर कैद अब यहाँ से जब जाएंगे तो फिर क्या सोचते हैं कि यार एक तो यहाँ पर लोग रिकवर होकर चले जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा आ जाते हैं, फिर दोबारा उसी चीज़ में पड़ जाते हैं। कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे बंदा? बहुत मुश्किल है स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि नशा ऐसा है कि मकनातीस की तरह ही अपनी तरफ खींचता है बाहर की दुनिया के अंदर। नहीं मिलता तो क्या होता है? नहीं मिलता तो सबसे बस बुरी कंडीशन क्या होती है? अगर आपके साथ क्या हुआ, अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो आपने क्या? जैसे अगर आइस नहीं पिए तो ये कि कमर की रीढ़ की हड्डी की दर्द करती है, अगर क्रिस्टाल नहीं पिए तो ये कि आंखों से पानी, नाक से पानी, छींके वगैरह आती है। अच्छा, पानी निकलना शुरू हो जाता है जी आंखों नाकों से, जी। और उसका क्या हाल होता है? बस सिर्फ नशा चाहिए। नशा चाहिए जी, नशा से 2-4 दम भी लग जाएंगे ना तो वो सेट हो जाएगी तबीयत। खाना नहीं मिलता है, ना इंसाफी है बिल्कुल। ये क्या है, ना इंसाफी का हद होता है, ये बिल्कुल ना नस्वार नहीं मिलता है हमारे को। जब बाहर सप्लाई इतनी आसान है तो दोबारा आ जाएगा, दोबारा आ जाएगा। सो उसने एक अपना ठिकाना बना लिया, ये अपना यार समझे कि घर बना लिया कि मैं 3 महीने अगर 6 महीने दूर रहूँ तो मैं जाके डबल कर लूँगा।
और वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन करम, हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं, एक माँ मौजूद है जिनका बेटा इस नशे में पड़ गया। किस तरीके से पड़ा, क्या हुआ, अभी इस बच्चे को, जिस लड़के को ये एडमिट कराने आई है, क्या जिनसे थोड़ी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा, पहले तो इन पर पूछना चाहता हूँ, आपका बेटा जिसको जमा कराने कितने साल का है? ये माशाल्लाह जवान है, 2 बच्चे के बाप है। 2 बच्चे का बाप। मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रही, मैं सच बोलूं जी, कितना साल का भी है बेटे ने, मेरा बिल्कुल दिमाग सुन हो गई है। कैसे पड़ गया इस ये नशे इस में? वजह पड़ गए जो बाजारों में काम करते थे, बाजारें लगा रहा था, गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर था, बाजार में ये काम पे लगे नशे। इसकी मैंने शादी करवाई, उसके बाद मेरे को पता लगी, इसकी बेगम ने मेरे को बताया, अम्मी ये नशा कर रहा है। किस चीज़ का नशा कर रहे थे? हीरोइन पी रहे। हीरोइन पी रहा है। हीरोइन पीने से अभी शीशे पे लग गई, अभी शीशे आइस। फिर या इससे क्या है मैं नहीं समझती हूँ। फिर मैंने इसकी इधर लेके आई, इधर लेके आई, इधर माशाल्लाह सही हो गई, अच्छी हो गई। 3 महीने इन लोग ने जमा किए, फिर मैंने लेके गई, अभी फिर दोबारा लेके आए, फिर लग गए, फिर मैंने लाए, फिर लाए, फिर सही हो गई, फिर मैंने लेके दोबारा गई। लग जाता है। दोबारा फिर लग जाता है। अभी बेगम इसका रो रहे, बोले अम्मी ये सा हो रहा है, ये सा। अपना शक्ल मेरे को नहीं दिखा रहा, मेरे से चुपता है। क्यों बोले माँ मेरे नहीं देख सकते, माँ मेरे कुछ कर रहा है। अभी मैं नहीं देख सकती उसको, नहीं कुछ खाता है, नहीं कुछ पीते है, बस ये गोलियाँ खाता है। पूरा रात जाग के, रात सुबह उठ के गोली खा के, 2 गोली खा के लेट जाएगा, भूखा प्यासा लेटा हो। आपके कुछ शौहर? शौहर मेरा है बीमार है, उसके है बवासीर, वो काम धंधे का नहीं है। मैं खुद कमाता था, अभी मैं खुद नहीं कर सकती, मैं खुद जिगर की मरीज हूँ। दिमाग मेरा सूजन चढ़ा हुआ है, दिमाग में मेरा ये मसला पड़ा हुआ है, ये बीमारी, ये पीले पेटे सी है मेरा, वो बीमारी मेरे को। ये मैं मजबूरी से इन लोग के पीछे आई थी, चल करेगा तू करेगा, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे बेटे को जमा करो, कि तुम लोग नहीं भरोसा नहीं कि 1 महीना सब्र करो, मैं किसी से कर्जा करूँ, मैं सुबह से निकलूँ, किसी ने भी नहीं दिए पैसा, नहीं दिए, खाने के भी नहीं है घर में पैसे? नहीं कुछ भी नहीं, झूठ नहीं बोलो। एक ही घर है मेरा, घर को मेरे को कमा के नहीं देते, खाना पीना को नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, मैं खुद काम करती हूँ। एडमिट तो कर रहे हैं, मेरे कर सब लेंगे। मदद करो बस, ये मैं बोल, ठीक, कि मेरे बच्चे की जिंदगी सही हो। सबका बोलो, अल्लाह इबरत ले लो, अपना बच्चों को ख्याल करो, ये बोलती हूँ बेटा। अभी इन लोग को मैं देखती हूँ, क्या है इन लोग, क्या जिंदगी है इन लोग का, खुद देखो। इन लोग का माँ बहन नहीं होएगा, इन लोग को माँ नहीं रोएगा, इन लोग को माँ याद नहीं करेगा, सब कुछ याद करता है। मेरे दिल का टुकड़ा है, ये टुकड़ा मैं नहीं देख सकती उस बच्चे को, मैं नहीं देख सकती हूँ बेटा। मैं बोला बेटा तेरा कुछ आसरा भी नहीं है, तेरा कोई भाई भी नहीं है, तेरे कंधे के कोई भी नहीं है, तू क्यों ऐसा कर रहा है? तेरा बच्ची है, ये बच्ची का ख्याल करो, नहीं करो बेटा, खुदा के लिए नहीं करो। क्यों अपने दुश्मन बनाए, वो नहीं मान रहे। इन लोग को मैं जबरदस्ती यहाँ पे लेके आती हूँ, ये लोग खुद जाता है, घर से उठा के लेके आता है। मैंने वो जेल मदरसे देखे, सब्जी मंडी से आ गए, उधर मैंने डाला इसको, 6 महीना मैंने इसकी इलाज किया। इसके कितने फीस है? 10,000 रुपये मैंने भरा था, 20,000 रुपये मैंने भरा था। उससे मेरे साथ लोग मदद, सेठ लोग मदद कर रहा, अभी कोई भी नहीं कर रहा। अभी महंगाई है, कोई नहीं कर रहा, वो सेठ लोग भी नहीं कर रहे। यहाँ तो कोई फीस नहीं? नहीं, यहाँ पे इतने फीस नहीं है। यहाँ पे मैं इस वजह से आई, मेरा बच्चा इधर सही होता है, उधर मैं मदरसे में डाला था, उसको दाने भी चढ़ा था, वो और बीमार होता, यहाँ और सही हो रहा था। यहाँ पे सही हो रहा था। आप कुछ कहने चाहेंगे इन माओं को जिनके बच्चे सबको माँ को बोलो, अपने बच्चों को ख्याल करो। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो इस रिहैब की जो नज़रसानी कर रहे हैं, वो जो उनके सारे यहाँ पर इंतजाम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो ये हमारे साथ दिलावर साहब मौजूद हैं। इनके साथ भी हम थोड़ा विज़िट करेंगे, थोड़े मामलात भी जानेंगे, कुछ इस रिहैब के बारे में भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वाह ठीक ठाक, अल्लाह का सर पहले तो ये बताएं कि कितने टाइम से ये रिहैब चल रहा है
और सबसे पहले तो मैं आपको आपका पूछना चाहूँगा कि पुलिस की निगरानी कैसे दिमाग में आया ये कि एक भाई रिहैब भी बनना चाहिए, और मेरे ख्याल से पहले एक था, मेरे ख्याल से 4 से 5 हो चुका है। अच्छा। हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे। अच्छा, इसकी जर्नी ऐसी थी कि 2020 में स्टार्ट हुई थी, और क्योंकि ये जिस जगह आप खड़े हैं ये कचरा कुंडी हुआ करती थी, और यहीं पे ही ड्रग्स एडिक्ट्स जो है अपना नशा पूरा किया करते थे। सो पुलिस, क्योंकि यहाँ के उस वक्त के SHO थे अब्दुल खालिक अंसारी, उनसे जब बात की उनका थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट था, और उनसे ऊपर थे एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन साहब उस वक्त। सो उनका भी पर्सनल इंटरेस्ट था इस काम में। तो जब इन्होंने अपने अफसरान बाला से बात करी, और ये जगह पे जब नशेइयों को भगाते थे, लेकिन ये होता था कि उस वक्त तो भाग जाते थे लेकिन फिर दोबारा आ जाते थे, तो फिर एक ये आइडिया आया कि क्यों ना ये जब जगह वीरान है और इसमें कोई और इसको ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, तो ड्रग की एक जगह जो स्टेट की है और वो स्टेट के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही है, सो क्यों ना इसको स्टेट के लिए बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। सो हमने यहीं पर ही उनको भगा के यहीं पर ही उनको बोला कि जो अब यहाँ रुकेगा वो इलाज कराएगा, और जो यहाँ से जाएगा वो बस यहाँ से आउट हो जाएगा, अब दोबारा नहीं आएगा। जो हमने अब तक इलाज करा हुआ 8000 से ज़ायद लोग जो है ट्रीट होके घरों को जा चुके हैं। 8000 से ज़ायद? जी 8000 से ज़ायद, और कुछ तो कराची में ही काम करें, कुछ अब्रॉड चले गए अपने, क्योंकि लोगों ने समझा कि क्योंकि यहाँ डिमांड ज़्यादा हो रही थी ड्रग्स की, यहाँ से हम अपनी मेहनत करके भेजें, बाहर अगर वही उन्हें सप्लाई मिल जाए तो फिर तो हमारी मेहनत भी बेकार है। सो हम घर वालों को ये काउंसलिंग करते हैं, एडवाइस करते हैं कि इनसे या तो घर या जो आपकी जो रेजिडेंस है वो चेंज कर लें, या इन्हें मुल्क से बाहर भेज दिया, सिटी चेंज कर लें। तो जब सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में रहेगा। सप्लाई इजीली है। एग्जैक्टली। सो मोस्टली लोगों ने यही कोशिश की कि इन्हें बाहर भेजें, तो वो मोस्टली खुश हैं, खुशहाल है, ज़िंदगी उनकी बच गई। इवन आज भी आपके आने से पहले एक वही बच्चा आया कि 2 साल पहले इलाज करा के आया था, अब 2 साल से दुबई में, और आज ऐसे ही मिलने आया था। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँ, यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ ये जेल जैसे वार्ड भी बने हुए, ये क्या है, ज़रा इनको हमें विजिट तो करवाएं, क्या है? हाँ, नहीं जेल जैसा वार्ड नहीं है, ये जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ना, इनको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है कि अगर हम इस तरह इन्हें ना रखें ना, सो ये भाग भी सकते हैं और ये एक दूसरे को हार्म भी पहुंचा सकते हैं। सो ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कहलाता है, जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है। ये ज़रूरी है, ज़रूरी है इनकी सिक्योरिटी के लिए और सबके लिए। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने आप को नुकसान पहुंचाने के, किसी और को नुकसान पहुंचाने की? एग्जैक्टली यही इशू है जिसकी वजह से हमने इसको सिक्योर एनवायरनमेंट रखा हुआ है, और कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें ऑलरेडी पता है कि इसको यूज़ कर सकते हैं हमें थ्रेट करने के लिए, कि हमें अगर नहीं खोला हम भाग जाएंगे, सो वो हम अंदर सप्लाई नहीं कर सकते। इवन एक हज़ारबंद होता है ना, वो भी हम कोशिश करते हैं कि ना जाए, इलास्टिक जाए, क्योंकि हज़ारबंद से भी बहुत सारे केसेस ऐसा होता है वॉशरूम में जाके खुद को लटका लेते, क्योंकि ड्रग्स ऐसी चीज़ है कि ये बोलते हैं मैं खुदकुशी कबूल कर लूँगा, नशा नहीं छोड़ूंगा, नशा नहीं छोड़ सकता। तो क्या है, नाइंसाफी का हद होता है, ये बिल्कुल नस्वार नहीं मिलता है हमारे को। ये अंडर 18 के लिए इसमें सारे तकरीबन अभी हमारे आपके पास सिर्फ एक ही है? नहीं, और भी हैं, वो बाहर हैं जैसे ड्यूटी पे हैं, लेकिन जो है ना हमने सेपरेट रखा हुआ है, इनको उन एडल्ट्स के साथ नहीं रखा जाता। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न सिक्योरिटी। सो बच्चे हैं, सो अंडर 18 होते हैं, सो इनको थोड़ी सी थेरेपी और सब चीज़ें डिफरेंट होती है, और इनका दिमाग डेवलपमेंट पर होता है, तो इसलिए इनको एडल्ट में नहीं रखते, क्योंकि वो एक उनको जो काम वो जो सुनेंगे ना उनसे बातें, सो वो एक डेवलपमेंट क्रिएट हो जाती है, इसलिए इन्हें सेपरेट रखा जाता है। ये एक वजह है। फिर उसके बाद हमारा जो फर्स्ट वार्ड शुरू होता है वो होता है डिटॉक्स का, जिसमें जो न्यूली पेशेंट आते हैं ना, जो डिटॉक्स मतलब नशा फ्रेशली करके आए, वो उन्हें हम यहाँ 10 दिन रखते हैं। इनका डिटॉक्स निकलता है, जब ये अपने नशे से बाहर हो जाते हैं, क्रेविंग इनकी ख़त्म हो जाती है। ये 10 दिन में हो जाती है क्रेविंग? 10 दिन में हो जाती है क्रेविंग ख़त्म हो जाती है, मतलब ये रिकवरी में आ जाती है। क्रेविंग ऐसे तो नहीं होती, कुछ ऐसा है कि जैसे मैंने सुना है कि भाई कुछ देते भी हैं या कोई टैबलेट देते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पे? नहीं, टैबलेट देखें सिम्टोमेटिक ही देंगे ना। अब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये ड्रग एडिक्ट आया तो मैं इसको बस 15 गोलियाँ उठा के दे दूँ, नहीं। इनकी असेसमेंट होती है, प्रॉपरली डायग्नोज होता है, उसके बाद मेडिकेशन चलाई जाती है। अच्छा, डिटॉक्स से बात क्या है? डिटॉक्स से बाद रिकवरी का पीरियड होता है। रिकवरी में जब जाते हैं सो इनका फर्दर असेसमेंट होता है। असेसमेंट में इनकी काउंसलिंग होती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, ग्रुप काउंसलिंग होती है, फिर साइकोलॉजिस्ट के साथ इनके सेशंस होते हैं, इनके ग्रुप्स में सेशंस हो रहे होते हैं, और कोई भी अगर सिम्टम्स इनको आता है तो डॉक्टर इन्हें असेस करके उसकी ट्रीटमेंट इन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो थर्ड वार्ड में जब ये लोग आ जाते हैं, यानी कि फिर अब ये रिकवरी में,
तो रिकवरी में इनकी भूख खुल जाती है। मतलब जो आप नशे वाले होते हैं उनको भूख नहीं लगती, लेकिन जैसे ही 10 दिन गुजरते हैं ये डिटॉक्स इनका ओवरकम हो जाता है, उसके बाद ये फिर इनकी भूख खुल जाती है। यानी कि जब पहले 2 रोटी खा रहे थे फिर 10 रोटी भी खा देंगे, इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इनको और क्रेविंग होती है कि अब हमें खाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात इन्हें मीठे की सबसे ज़्यादा क्रेविंग होती है जब ये नशा छोड़ते हैं। अच्छा, और इसकी क्या वजह है? ये ड्रग्स के इफ़ेक्ट कह लें आप। तो आपके पास किस नशे के मरीज आए हैं सबसे ज़्यादा? हमारे पास सबसे ज़्यादा अगर केसेस आते हैं वो आइस और क्रिस्टल, जो आजकल बहुत ट्रेंड में, हीरोइन वगैरह, ये इंसान खुद भी मैनेज कर लेता है छोड़ना, लेकिन जो आइस और क्रिस्टल का नशा है ना, ये एक ऐसा नशा है कि जो एडिक्शन बना लेता है। कुछ स्टूडेंट्स वगैरह भी आए हैं इसके अंदर, ऐसे कोई आता आपको नज़र में आए कि जैसे स्टूडेंट जो, क्योंकि आजकल बड़ा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के अंदर भी बड़ा हाँ, जिस तरह मैंने आपको दिखाया ना, हमारे पास अंडर 18 इसी वजह से बनाया था कि हमारे पास स्कूल कॉलेजेस के भी बच्चे आए, 13 साल के बच्चे आए, जिसके उसने बोला कि मुझे तो नशा करते हुए 4 साल हो गए थे। सो इसी वजह से फिर हमने एक वार्ड अलग सेपरेट किया कि हमें अंडर 18 और स्कूल कॉलेज और इनको अलग, फिर हमें ये पता चला कि नहीं, इनकी डेवलपमेंट स्टेज अलग होता है, रिकवरी। सो इसलिए हमने उनको सेपरेट किया, वरना इनके साथ रखा था तो वो कुछ और सीख के या अपनी चेन बना के चले जाते क्या क्या और चीज़ें मौजूद हैं? जिस तरीके से मैंने आपको ये देखा कि नमाज़ पढ़ने का सिस्टम, वज़ू खाना बना हुआ है, स्विमिंग पूल है। हाँ, तो ये जैसे नमाज़ पढ़ने का इन्हें, ये हम इस्लामी तरबियत भी लेकर आते हैं ताकि ये इस्लाम की तरफ भी 5 वक्त की नमाज़ें भी पूरी करें। फिर इनकी दिन में काउंसलिंग होती है, एक मौलवी साहब आते हैं, वो अपनी इनको दीन की तरफ राग़िब करते हैं कि अगर ये दूर हो चुके हैं नशे से, क्या नुकसान और फ़वाइद इनको बताए जा रहे होते हैं। ये प्रोग्राम कराची की मंशियात के आदी अफराद की जिंदगियों का अहवाल बताता है। इनकी जिद्दोजहद की पेचीदगियों, इस वबा को जन्म देने वाले अवामिल और इंसानी रूह की लचक को तलाश करता है। हमारे साथ इस जस्तजू में शामिल हो, क्योंकि हम एक ऐसे बहरान पर रोशनी डाल रहे हैं जो हम सबको मुतासिर करता है।